अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के मुतालिक। तो शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक इलाका क्लियर करते हुए दहशतगर्दों की फायरिंग से धरती मां के 4 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए अर्ज पाक पर सरगर्म शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इलाका क्लियर कराने के दौरान दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद शहबाज, रिजवान और वहीद शामिल हैं। मुंतखब नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ही मामू बनाते हैं। आवाम को इशू और नॉन इशू के चक्कर में डालकर इल्जाम तराशी की जाती है। अवामी मसाइल के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा थिएटर लगाकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं और फिर चले जाते हैं। अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? आम आदमी को इसी की तलाश है। आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलें। अवाम हमारा मसला नहीं, अवामी नुमाइंदों की बेहिसी की इंतहा हो गई। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लोड शेडिंग का शिकार हैं, आटा और चीनी नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गयी। अवामी मसाइल कैसे हल होंगे, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। करप्शन के खात्मे के नाम पर अवाम को माफिया के हवाले कर दिया गया है। चीनी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। गंदम और आटे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कीमत 63 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो सब्जी फल की कीमत को पर लग गए। घी, ऑयल, दालें और चावल किस भाव बिक रहे हैं, मसाला जात का क्या रेट चल रहा है, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल नहीं जानते। बिजली गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। ऐवान नुमाइंदगान जहां आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी होनी चाहिए, वहाँ चोर चोर का शोर मचा हुआ है। जमहूरियत में हुक्मरान आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और इनका हाथ हर वक्त आवाम ही की नब्ज पर होना चाहिए। पाकिस्तान में भी इस वक्त एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत बरसरे इख्तदार है, लेकिन बज़ाहिर इसकी तरजीहात में अवामी मसाइल शामिल नहीं। आम लोग हुकूमत से ये पूछने पर मजबूर हैं कि आखिर उनकी मुश्किलात में कमी के लिए कौन सी कानून साजी की जा रही है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, ना मजहबी इक़दार का लिहाज, ना कोई शर्मो हया। मुनाफा खोर मुल्क में ईद कुर्बान से 3 हफ्ते पहले ही सरगर्म हो गए हैं। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए आवाम की दुहाइयां और अशिया जरूरिया सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुनाफा खोर माफिया को खौफे खुदा रहा न मजहबी त्योहार का पास। ईद से कबल ही गरीब तबके की गर्दन पर महंगाई की छुरी चला दी। शहर शहर महंगाई के तूफान ने सफेद पोश तबके को जहां बलब कर रखा है। आटा, चीनी, घी और दाल समेत जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि महज कीमतें सुनकर ही शहरियों के ओसान खता हो जाते हैं। लाहौर में 27 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर 123 पर चला गया। लहसुन 145 से 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। अदरक की कीमत में भी 60 रुपए तक इजाफा हो गया। फैसलाबाद में प्याज की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। मुर्गी भी 290 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मुसल्ला जात की कीमतों को भी रातों रात पर लग गए। शहरी कहते हैं उनका म्यारे जिंदगी बेहतर करने के बुलंदो बांग दावे करने वाले कहाँ हैं? कौन है जो दुखों के मारे अवाम के जख्मों पर मरहम रखे? अवाम का कहना है कि चीनी महंगी हुई तो सस्ती ना हो सकी। आटा अपनी मर्जी के दाम पर बेचा जा रहा है। हुक्मरानों और सियासी जमातों की आपस की लड़ाई में हम तो पिस कर रह गए हैं।
आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सारे मिलजुल करके अपने कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं करे। जो महंगाई है वही महंगाई है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जिस तरह पे हुआ है, जिस तरफ किराए पहले बढ़ रहे हैं, अभी तो इसी तरह बढ़ रहा है। लेकिन किराया जो पहले जिस तरफ था अभी भी उसी तरफ है, महंगाई जो पहले था अभी भी उसी तरफ है। आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जो करे वो अपनी के लिए करे। आवाम को चाहिए हर चीज़ सस्ती हो, मुल्क में अमन हो, सुकून हो, चीज़ें बिल्कुल सस्ती हों। एक दूसरे को इल्ज़ाम जो दे रहे हैं, पीटीआई करती है, कभी नून लीग करती है, पीपल्स पार्टी करती है, तो ये अपना टाइम अपना वो चला रही है, लेकिन इससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी कॉन्फ्रेंस करते हैं ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए। आवाम के लिए कोई अच्छी मीटिंग इन्होंने मिलकर नहीं की। जैसा कि अब कोरोना आया, इसमें भी इन्होंने कोई, सब पार्टीज को चाहिए था आवाम के लिए बैठकर कोई अच्छी मीटिंग करते, लेकिन इस तरह की इन्होंने कोई नहीं की। जेआईटीज का हंगामा रुकने में नहीं आ रहा। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। शोर मचाकर इशूज से आवाम की तवज्जो हटाने का इल्जाम भी धर दिया। बोले, अगर हलीम आदिल शेख से इस्तीफा मांग लिया जाता तो हमारी जरूरत पेश न आती। जियालो के बयान के फौरी बाद खिलाड़ी भी मैदान में उतरे। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख ने सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहने का ऐलान कर दिया। पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। जब उसी जेआईटी के अंदर ये लिखा है उजैर बलोच ने कि जी पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने जेआईटी में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा दोहरा लूं अपनी बातों को। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को यह टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से राब्ता करें और इनको पीटीआई में शामिल करने के लिए राजी करें। और उस 3 रुकनी कमेटी ने राब्ता किया और उसके बाद इनकी जो राब्ते थे वो बढ़े, और फिर पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीढ़ी पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे। सिंध गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है। ये भी पता है कि कितना परसेंटेज किस डिपार्टमेंट लेता है एक बिल के प्रोसेस होने में, ऑडिटर जनरल से लेके बिल पास करने के लिए। तो करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। फिर इनकी जो भी इस मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी है, जैसे एक अभी केपी में सामने आई, इसी तरह की और बहुत सारी, इनके जिस डिपार्टमेंट को चेक कर ले वहां पे आपको इस तरह की इरेगुलरिटीज निकल आई। रिपोर्ट आई थी, उस पर क्या एक्शन लिया गया, और जो दीगर चीजें आ रही हैं, दवाइयों वाला आपके सामने गुजर गया था, उस पर कुछ नहीं हुआ आज तक। के इलेक्ट्रिक, हैस्को, सेपको, लेस्को, जितने इदारे हैं वो जिस तरह लोगों की जिंदगियां उन्होंने अजीरन की हुई हैं, वो भी आपके सामने। और उसमें भी सारी नाअहली फेडरल गवर्नमेंट की है कि उनको वो चीजें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, और फिर जाहिर है वो जब उनको सारी चीजें नहीं होंगी तो उनकी परफॉर्मेंस में जरूर फर्क पड़ेगा। उसमें भी इन्होंने न खुद इंपोर्ट किया जब ऑयल की प्राइसेस बहुत कम थी, न उन ओएमसीज को करने दिया इन्होंने इंपोर्ट, जिन्होंने इनसे कहा था कि उनके पास स्टोरेज की जगह भी है। इनके दौर में सरकारी फीस हम सब देने को तैयार है, जो सरकारी कीमत है, लेकिन भाई भत्ता जो ऊपर कमीशन है, जो सरकारी कीमत से 3 गुना ज्यादा होता था, टप्पी से स्टार्ट हुआ और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिस्टम के तहत चलता रहा। जो जेन्युइन लोग थे, किसी ने भत्ता नहीं दिया, उन्होंने कहा पैसे लो सरकारी, हम तैयार है, आज भी तैयार है। और कोर्ट में जब एक बार रिक्वेस्ट मौजूद हो, उसके बाद कुछ रहता नहीं है। और ये तमाम चीजें हाई कोर्ट के अंदर स्टेज हैं, सूट्स हैं, 99 की देने को तैयार है, लेकिन 99 दिया नहीं इन्होंने किसी को। हम ये नहीं कहते कि जब नैब की पेशी का मामला हो तो भी बीमार हो गए, नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे।
वफाकी वजीर हवाबाजी भी नैब के रडार पर आ गए। नैब ने गुलाम सरवर खान और अहल खाना की जायदादों की तफसीलात की छानबीन भी शुरू कर दी है। दूसरों की करप्शन की दास्तानें सरेआम बयान करने और इंकशाफात करने वाली बरसर इक्तदार जमात पीटीआई के रहनुमाओं, विफाकी और सूबाई वज़रा के कारनामे भी सामने आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा और विफाकी वजीर के खिलाफ नैब ने घेरा तंग कर दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के असासों, जमीन और जायदाद का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने गुलाम सरवर खान के असासों का रिकॉर्ड नैब को भेजा। नैब को मिलने वाली तफसीलात में गुलाम सरवर खान, उनकी अहलिया और बच्चों की जरी, कमर्शियल और रिहायशी जायदादों का हिसाब किताब दर्ज है। नैब ने एफबीआर और इलेक्शन कमीशन से भी गुलाम सरवर खान का रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला किया है। नैब की जानिब से तमाम इदारों से रिकॉर्ड मिलने के बाद विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के असासों का तकाबली जायजा लिया जाएगा। करप्शन के खिलाफ ऐलाने जंग करने वाले खिलाड़ी ही नैब ज़दा निकले। करप्शन के बड़े मगरमच्छों को पकड़कर जेल में डालने के दावेदार तहरीक इंसाफ के अंदर से करप्शन की बड़ी मछलियां सामने आने लगी। इस्लामी तालीमात की रोशनी में दूसरों को धोखा देने और धोखे का सबब बनने वाले जहन्नुमी हैं। जखीरा अंदोजी करने और इनसे पहलू तही करने वाले भी जहन्नुमी हैं। इसके बावजूद मुल्क में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही इंसाफ की राह में रुकावट बनने लगे। नैब ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया तो अगले ही रोज ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के साथ बैठकर करप्शन के खिलाफ दर्ज देने बैठ गए। हम ये नहीं कहते कि जब नैब की पेशी का मामला हो तो भी बीमार हो गए। नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। करप्शन के खिलाफ जहाद तहरीक इंसाफ का मैंडेट है। हुकूमत में शामिल मुतादिद रहनुमाओं को नैब केसेस का सामना है। मालम जब्बा स्कैंडल में वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद खान नैब तलबी भुगत चुके हैं। बाबर आवान नंदीपुर केस भुगत चुके। अलीम खान आमदन से जायद असासा जात केस में जेल की हवा खा चुके। पंजाब के वजीर जंगलात सप्तान खान गैर कानूनी ठेके देने के इल्जाम में नैब के हाथों गिरफ्तार और रिहा हुए। और अब अजमल वजीर को करप्शन की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो जाने पर मुशीर इत्तलात के ओहदे से हाथ धोना पड़ गया। नूरुल हक कादरी को वजारत की एक इमारत अपने कारोबारी शराकतदार को किराए पर देने के इल्जामात का सामना है। नैब ने वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान पर आमदन से जायद असासों का केस खोल दिया। आटा चीनी बहरान का फायदा उठाने वालों में जहांगीर तरीन, परवेज इलाही, खुसरो बख्तियार के भाई, साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी समेत दीगर हुकूमती शख्सियात के नाम आए, लेकिन सब ही सजा से बच गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में साल 2018 के मुकाबले में 2019 में करप्शन के रुझान में इजाफे का इंकशाफ किया था। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ जाने पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत करप्शन के खात्मे में नाकाम क्यों हुई? तर्ज हुक्मरानी बेहतर अंदाज में चलाने में नाकामी की वजूहात क्या हैं? इसका जवाब वजीर आजम इमरान खान से ही सुनने के मुंतजिर हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि मुस्लिम लीग इन हाउस तब्दीली नहीं बल्कि फौरी तौर पर मुल्क में शफाफ मिड टर्म इलेक्शन चाहती है। कहते हैं कि हुक्मरान अवाम से बार बार झूठ बोल रहे हैं। ये सियासी मस्खरों का एक टोला है जिन लोग अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हुए हैं। ये बार बार झूठ बोलते हैं और इनका लीडर कहता है कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो इन झूठों के ऊपर कौन एतबार करेगा जिन बंदों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही? जब ये कह रहे हैं और जिन हालात में कह रहे हैं कि उनको जेआईटी की रिपोर्ट मिली, वो हालात भी बड़े मशकूक से हैं, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई की कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी हुई और उनकी बात को अब कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो ये लोग जो हैं ये मस्खरे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और इन मस्खरों की बातों में ना कोई हकीकत है और यही वजह है कि आज दुनिया में पाकिस्तान अकेला हो चुका है। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा के इलेक्ट्रिक ने समंदर में बहा दिया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा कि इलेक्ट्रिक ने समंदर में बहा दिया और वो दावा ही रहा। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया गया है।
اسماعیل وفاقی وزیر اسد عمر کے وعدوں کے باوجود کراچی کے شہریوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ کے الیکٹرک کی منمانیاں جاری، شہری عذاب جھیلنے پر مجبور ہیں۔ شہر میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا، نہ ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکی۔ کے الیکٹرک کے لیے فرنس آئل اور گیس کی سپلائی میں اضافہ کیا گیا۔ اسنتو اور سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی 2 روز کے لیے روکی گئی، لیکن پھر بھی حالات جوں کے توں ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو سکون میسر نہ آ سکا۔ شہر بھر میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گرمی کے ستائے شہری اس وقت دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں، دن کو بجلی آتی ہے نہ رات کو۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے حالات نہ بدلنے پر کے الیکٹرک کو تحویل میں لینے کا عندیہ دے دیا۔ کہا کہ الیکٹرک کی نجکاری کی ہے، کراچی کی نہیں۔ کراچی کے شہریوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر ایوان میں پہنچنے والے نمائندے بھی بجلی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے خاطر خواہ انتظامات کرنے کی بجائے احتجاج اور دھرنوں سے عوام کو ٹرخانے میں مصروف ہیں۔ نت نئے دعوے، وعدوں اور طفل تسلیوں سے عاجز عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں ہر طرح سے بہلایا جاتا ہے اور وقت لیا جاتا ہے تاکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بات پرانی ہو جائے اور عوام دیگر مسائل میں الجھ جائیں، لیکن مسائل حل ہونے کے لیے ٹھوس اقدامات کہیں بھی کسی بھی سطح پر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ کیا یہی ان کے ووٹ کی قدر و قیمت ہے؟ کراچی والے بجلی کے بعد اب پانی کے لیے ترسنے لگے۔ واٹر بورڈ اور سندھ حکومت کی بے حسی نے شہریوں کو پانی کے لیے دربدر کر دیا۔ گرمی کی شدت میں شہری بوند بوند کو ترسنے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزادہ موئن۔ ایک جانب کے الیکٹرک نے عوام پر ستم ڈھائے ہوئے ہیں تو دوسری جانب شہر قائد میں پانی کی قلت نے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے چشمہ گوٹ میں پانی کی قلت نے شہریوں کو پانی کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ چشمہ گوٹ کے علاقہ مکینوں نے سڑکوں پر پانی کے خالی ڈرم رکھے ہیں اور واٹر ٹینکرز کو روک کر پانی دینے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ علاقے کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں سرکاری لائن سے پانی نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ پانی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے پانی فراہم کرنے والے ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی تکلیفیں کم ہو سکیں۔ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ پشاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ بڑھ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے، گھر میں سکون نہیں، دکان پر چین نہیں، گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں عدنان شاہد۔ پشاور میں سورج نے آنکھیں دکھائیں تو شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے جبکہ مضافاتی علاقوں میں 15 سے 17 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو گرمی ہے، سردی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے ہوتی ہے، صبح شام رات اور صبح زیادہ لوڈ شیڈنگ وہاں سعید آباد نمبر 1 پہ زیادہ ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جی جس طرح آپ نے کہے کہ لوڈ شیڈنگ تو وہ تو ہمارے ڈیلی بیس پہ بہت زیادہ جو ہے مشکلات ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر کاروبار میں جو ہے ڈیلی ہر روز جو ہے ہمارے دن میں 3-4 دفعہ جو ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ڈیلی جو ہے بجلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو ہم کیسے کام کریں۔ طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں شہری پریشان ہیں تو وہیں پر کاروباری حضرات کا کام بھی متاثر ہو گیا ہے۔ یہ ہے کہ جو راستے ہمارے بند ہیں، دکان پہ آتے ہیں تو بجلی بند ہو جاتی ہے، کام نہیں ہوتا، سارا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کورونا کی وجہ سے نہیں چھوڑتے کام کے لیے، کوئی ایسے کاروبار بالکل ہے ہی نہیں، کوئی بجلی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے پشاور کے شہری نہ آرام کے رہے اور نہ ہی کاروبار کے۔ پشاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جہاں پر علاقہ مکین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے تو وہیں پر کاروباری حضرات کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبیر فراز کہتے ہیں ملک میں ہاؤسنگ کا معاملہ سنجیدہ ہے، کمزور طبقے کو سہولت فراہم کرنا حکومت کے پہلے دن سے ترجیح ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے ایک انتہائی اہم پیکج دیا گیا ہے۔ بلڈر سے درخواست ہے کہ اس پیکج سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ این سی او سی کی طرز پر نیشنل کنسٹرکشن کمیٹی بنائی گئی ہے۔ چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کہتے ہیں کہ حکومت ملک میں بڑے پیمانے پر گھروں کی تعمیر چاہتی ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ پالیسی کے ذریعے صوبائی ٹیکس پراپرٹی ٹرانسفر پر ٹیکس کو کم کیا گیا ہے۔ گھر خریدنے کے لیے فائنینسنگ کا ذریعہ وہ بینکس ہوتے ہیں اور بینکس اس وقت جو ہے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی
जो उनका जो लैंडिंग पोर्टफोलियो है, यानी जो कर्जाजात वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, उसका 5% जो है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देंगे। इसी तरह हुकूमत ने 30 अरब की सब्सिडी भी दी है, और ये सब्सिडी जो है उन लोगों के लिए है कि जब वो खरीदेंगे अपना 5 मरले का या 10 मरले का मकान, तो उसमें जो है उनको एक 3 लाख के करीब उनको छूट मिलेगी। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी और इस पे हम ताकीद करेंगे कि जिसने भी इन फैसिलिटीज का, इन इंसेंटिव्स का फायदा उठाना है, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो सोर्स ऑफ फंड्स की सूरत में हो, इन सारी चीजों का फायदा आप तब उठा सकते हैं अगर आप इसको 31 दिसंबर से पहले आप इसको शुरू करें। हुकूमत बड़े पैमाने पे हाउसिंग क्रिएट करना चाहती है पूरे मुल्क में। इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज दिया गया, उसमें टैक्स के इश्यूज को रिजॉल्व किया गया। इन फिक्स टैक्सेस में भी जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसको गवर्नमेंट प्रायोरिटी देना चाहती है, आम लोगों को या लो इनकम, कम आमदनी वाले लोगों को घर मुहैया हो, उसके लिए इसमें से भी 90% टैक्स कम कर दिया गया। लाहौर में मानसून के बारिशों से निमटने के लिए वासा की जानिब से कैंप्स लगा दिए हैं। वासा के एहलकार मुतहरिक और तमाम मशीनरी चालू कर दी गई हैं। वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शहर में बारिशों के पानी को ठिकाने लगाने के लिए महकमा वासा के एहलकार मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगा दिए गए हैं। वासा के एहलकार कहते हैं कि इस बार माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज में काम किया जाएगा। तैयार है हम, रेडी है हम, मशीनें ठीक है, हमारी मंत्री भी ठीक है। मानसून के लिए लगाए गए कैंप्स पर बारिशी पानी को शाहराहों से निकालने के लिए मशीनरीज को एक्टिव कर दिया गया है। वासा एहलकार कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई और नकासी आप के लिए सीवरेज सिस्टम को भी रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। नहीं, इस बार क्यों होगा, हमने सफाइयाँ की हुई हैं, सबको जो मशीनें तैयार हैं। एकदम बारिश आती है, इधर से उधर से लोड ज्यादा हो जाता है, एक जगह पर ये जगह नीवी है ना। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि लाहौर में इस सीजन में माजी के मुकाबले में ज्यादा बारिशें होंगी। यही वजह है कि वासा की जानिब से पहले ही बारिशों के पानी से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वासा एहलकारों का कहना है कि वो बारिश के पानी को ठिकाने लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं और वो शहरियों से अपील करते हैं कि वो शॉपिंग बैग्स नालों में न फेंकें, ताकि नकासी आपके लिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, बस काम किए जाते हैं इखलासे वफा से। रावलपिंडी का ट्रैफिक वार्डन हिम्मत, जज्बे और ईमानदारी की जिंदा मिसाल बन गया। तूफानी बारिश में भी फराइज की अंजामदही से गफलत न बरती। चट्टान की मानिंद डटा रहा और ट्रैफिक की रवानी में खलल तक न आया। बारह साल हो गए ड्यूटी को सारे अंजाम देते हुए, तो हम अक्सर करते हैं वीडियो हमारा बनाना कोई मकसद नहीं होता। किसी प्राइवेट बंदे ने, हम चौक चला रहे थे, उसने बनाई है, शेयर की है, तो शेयर करने की वजह से आवाम की वो नज़र में आई है। बाकी हम जो खिदमत करते हैं, हमें किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका अजर हमें रब की ज़ात ने देना है, लोगों ने नहीं देना। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझ पर तनकीद की है या मेरी बातों को सराहा है। मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में अपना एक शेर कहना चाहता हूँ तमाम वतनी अज़ीज़ के लिए। सलाम है वतन तेरे जान निसारों को, सलाम है वतन तेरे जान निसारों को, हम ना होंगे कोई और होगा। अभी आपको बताएं कि सियासी रहनुमा कोरोना के निशाने पर हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली कोरोना के वायरस से मुतासिर हो गए। एक तरफ कोरोना वायरस के फैलाव में बदतदरीज कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासी रहनुमा वबा की लपेट में भी आ रहे हैं। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स तारिक बशीर चीमा भी वबा की जद में आ गए, जिन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स तर्जमान का कहना है कि तारिक बशीर चीमा को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। उन्हें तबीयत खराब होने पर गुज़िश्ता रात अस्पताल लाया गया था। तारिक बशीर चीमा के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 62 साल के वफाकी वजीर कोरोना के अलावा दीगर अमराज में भी मुब्तला हैं। दूसरी तरफ स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली शाह गुलाम कादर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। कोरोना की तशखीस के बाद शाह गुलाम कादर ने खुद को करंतना कर लिया। उन्होंने अवाम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है।
वजीर आला सिंध ने सूबे में कोरोना का जोर टूटने की खुशखबरी दे दी। कहते हैं बरवक्त इकदामात और कोशिशों से सिंध में कोरोना को किसी हद तक कंट्रोल किया है। वबा को कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की तरगीब देना होगी। वैक्सीन आने तक वायरस पर काबू नहीं पा सकते। हम बहुत जल्दी इस वबा को समझ रहे हैं कि हमारी कंट्रोल में आ गई है, वो गलत है। अभी आगे बकरीद आनी है, मुहर्रम आना है, रबीउल अव्वल आना है। ये हमारे मजहबी जो है इवेंट्स हैं जिनमें लोग जमा होते हैं। आप रोक नहीं सकते, हमें कोई ना कोई तरीक़ेकार से इन सब चीज़ों को चलाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा 1076 टेस्ट पर मिलियन पिछले 15 दिन में, हम 3244 और बलूचिस्तान सिर्फ 586। इधर प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नजर आ रहा है कि हम वक्ती अर्ली इस पे विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को खराब करें। पाकिस्तान में कोरोना इन कंट्रोल, 1,56,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो गए। लाहौर में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 50% तक कम हो गई है, जबकि एक दिन में 2500 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीजों की तादाद भी हजारों के हिसाब से बढ़ रही है। मुजी वबा ने मजीद 74 अफराद की जान ले ली। जान बहक अफराद की तादाद 5197 हो गई। कोरोना के मजीद 2521 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 2,48,872 हो गई। पंजाब में 86,556 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,03,836 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 30,078 कोरोना केस सामने आ गए। बलोचिस्तान में 11,157 मरीज कोरोना में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के 14,023 केस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,658 कोरोना केसेज है। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,564 है। मुल्क में कोरोना के 1,56,700 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अगस्त से प्राइवेट स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। रहनुमाओं का कहना है कि खैबर से कराची तक बगैर SOPs की बस चल सकती है, तो SOPs के तहत स्कूल्स क्यों नहीं। मजीद कहा कि कोरोना के बायस लोग नहीं, तालीम और तालीमी इदारे मर रहे हैं। मुल्क भर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मार्केटें और मंडियां खुल चुकी, अब स्कूल्स भी खुलेंगे। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने ऐलान कर दिया। सूबाई सीनियर नायब सदर प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क अमजद अली कहते हैं, SOPs के तहत विंटर जोन में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने प्राइवेट इदारों के लिए बिलासूद कर्जों और ग्रांट के लिए जो कमेटी तश्कील दी, अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया। उनका कहना था कि स्कूल्स खोलने और SOPs पर अमल दरामद के लिए लाएअमल तैयार किया गया है। मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों का इस्तेमाल, असेंबली न कराने समेत हाथ धोने की जिम्मेदारियां शामिल हैं। PI के अंदरून मुल्क परवाजों में इजाफा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के दरमियान जोमिया 2 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स भी जल्द बहाल होने का इम्कान है। कभी किरायों में कमी तो कभी परवाजों की तादाद में इजाफा। कौमी एयरलाइन की अपने मुसाफिरों में खोया हुआ एतमाद बहाल करने के लिए कोशिशें जारी। PIA का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के लिए परवाजों में इजाफे का फैसला। अब रोजाना की बुनियाद इस्लामाबाद और कराची के दरमियान 2 परवाजें चला करेंगी। कौमी के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कौमी एयरलाइन ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। PIA की मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 2 तरफा परवाजें भी बहाल होने वाली हैं, जबकि तर्जुमान PIA अब्दुल्ला के मुताबिक PIA के सऊदी अरब, वस्ती एशियाई रियासतों और इराक के लिए खुसूसी परवाजें भी जारी हैं। अबतर हालात में PI की जानिब से किरायों में कमी और अब परवाजों की तादाद में इजाफा। क्या लोगों में कौमी एयरलाइन का खोया हुआ मुकाम और एतमाद बहाल करने में कामयाब साबित होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुल्क में कोरोना वायरस कैसे फैला, उससे कैसे निपटा जाए, कोरोना से बचाव के मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में अपनी गिरफ्त को किस तरह मजबूत किया, आइए जानते हैं। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में इकदामात किए गए, जिससे बेशतर ममालिक को इस वबा से छुटकारा मिल गया। लेकिन पाकिस्तान में इस वायरस ने अब भी अवाम के जहनों पर खौफ तारी किया हुआ है। नज़ला,
खांसी, जुकाम, बुखार और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में दर्द, ये तमाम निशानियां जिस्म में कोरोना वायरस की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। कोरोना वायरस किसी भी इंसान के जिस्म में 3 दिन से लेकर 12 दिन तक मौजूद रहता है। शुगर, हाइपरटेंशन समेत गुर्दे और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ये वायरस यकीनी तौर पर जानलेवा साबित होता है और इन बीमारियों के हामिल अफराद के जिस्म में ये वायरस 12 दिन तक मौजूद रहता है क्योंकि इन अफराद की कुव्वत मदाफियत अच्छी नहीं होती। डॉक्टर हसन खुर्शीद कहते हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में सर उठाने के काबिल नहीं था और हुकूमती सतह पर की जाने वाली इब्तदाई एहतियात काफी कारआमद साबित हो रही थी, लेकिन हमारी अवाम और ताजिर बिरादरी ने इस वायरस को इतना मजबूत कर दिया कि आज पाकिस्तान में कोरोना मर्ज ने 5000 से ज्यादा अफराद का शिकार कर लिया है। ये ऐसा वायरस, इतना कमजोर वायरस, इसको ताकतवर आवाम ने बनाया। इतना कमजोर वायरस जो साबुन धोने से, हाथ धोने से जो मर जाए, मास्क पहनने से वो आदमी को हिट नहीं कर पाता है, और वो उस वायरस को जो हम हाथ धो के, सफाई निस्फ ईमान हमारे यहाँ अकीदे में है और हम खुद सफाई नहीं कर पाते, अगर हम अपना हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के रहें, एक फासले पर रहें, तो ये वायरस फैल ही नहीं सकता। हमारे इस माशरे में कोरोना के मर्ज में मुब्तला अफराद के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो कोई अछूत हो, और ये तमाम चीजें कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने वाले शख्स को मजीद बीमार करती हैं। हमें कोरोना के मरीजों के साथ फासला लाजमी रखना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन इनके हौसला अफजाई वक्त की अहम जरूरत है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको लॉकडाउन कर दें, उसको एयर या एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसके पंखे चलते रहें, उसकी खिड़कियां खुली रहें, उसको धूप मिलती रहे। ठीक है कि उसका 2 मीटर का डिस्टेंस लोगों से रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही लॉक कर दो। नहीं, अगर हमने लॉक कर दिया तो उसको तो विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी, उसको जो दीगर कुदरती अवामिल जो उसके लिए हेल्पफुल हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो मुतासिर हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए अस्पतालों में बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि गर्मी की इस शिद्दत में कोरोना वायरस सर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी पूरी कुव्वत के साथ असर अंदाज नहीं हो रहा, मगर सर्दियों में ये वायरस ज्यादा शिद्दत से फैल सकता है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा सा खुशनसीब इसलिए है शायद कि यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो शायद इसको इतना इसकी वायरस की लाइफ को इतना रहने नहीं दे रहा है। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये वायरस जो है वो सिर्फ बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव करेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे वायरस की एडेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो कुव्वत मदाफियत को बढ़ाए। डॉक्टर ज़हूर हादी का कहना है कि हमारी जमीन में जिंक की कमी होने के बिना पर सब्जी और फल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जिंक कम होता है, जिसके बायस लोगों की कुव्वत मदाफियत कम होती जा रही है। चंद दहाइयों में जब से ये हमारे कीमियावी खादों का इस्तेमाल बढ़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से जो हमारी ज़री ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर सॉइल्स, उसमें बहुत से ज़रूरी अनासिर की कमी वाक़ई हो गई है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कायम किए जाने वाले कोरोना वार्ड्स कैद खाने का मंजर पेश करते हैं, जिसमें मरीज को न दिन का पता चलता है और न रात का। ये तमाम चीजें कोरोना के मरीजों पर नफसियाती असरात मुरतब कर रही हैं, जिसकी वजह से मरीज बाज़ औक़ात ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह से हटा देता है और वार्ड से भागने की कोशिश करता है। ये अमल मरीज के फेफड़े कमजोर कर देता है और मरीज को मजबूरन वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज कुछ ही दिनों बाद जान की बाजी हार जाता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए गए थे और इस वबा से छुटकारा भी मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इस मर्ज को मामूली समझा, जिसकी वजह से ये वायरस इंसानी जिंदगियों को शिकस्त देने लगा। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जारी। साउथहैम्पटन टेस्ट में वेस्ट इंडीज की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड का जीत के लिए 200 रन का हदफ। विंडीज टीम की पेशकदमी जारी, जीत के लिए पुरअज़्म।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کی گرفت مضبوط ہے اور انگلینڈ کا جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف تھا اور ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو ہرا دیا اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے شکست سے دوچار ہوئی ہے. اس میچ میں 4 وکٹوں سے ہرایا ہے ویسٹ انڈیز نے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ تھا ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں. ویسٹ انڈیز کی گرفت پہلے سے ہی مضبوط تھی اور اس میچ کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جیت لیا ہے. انگلینڈ کا جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دیا گیا تھا جسے ونڈیز ٹیم نے بہت ہی خوبصورتی سے جیتا ہے اور جیت کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم پہلے سے پرعزم تھی اور 4 وکٹوں سے ویسٹ انڈیز ٹیم نے اس ٹیسٹ میچ کو جیتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.